सो एवरीवन, वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर हमने अपनी लास्ट वीडियो खत्म की थी। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट में अबाउट डिस्काउंट एंड आई टोल्ड यू अबाउट ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी है सो एज ऑलवेज से पहले जाइए उसे देखिए और उसके बाद इस वाली वीडियो पर आ जाइए। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, पहली चीज़ हमें ये फ्लो याद रखना है कि पहले ट्रेड डिस्काउंट होता है और उसके बाद कैश डिस्काउंट होता है। कहने का मतलब ये है कि पहले किसी भी सामान पर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है और उसके बाद क्या दिया जाता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है। अब पहले समझ लेते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, राइट। एक बहुत कॉमन सा डिस्काउंट है जो सेलर जो है वो बायर को देता है। क्यों देता है? ताकि वो बल्क में सामान बेच सके, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट यूजुअली इसीलिए दिया जाता है ताकि जो सेल्स है वो बल्क में हो सके और जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज की जा सके सेल्स की, राइट। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आप एक दुकान पर गए, ठीक है। आपने गुड डे बिस्किट का सबने छोटा वाला पैकेट देखा होगा। आपने एक पैकेट खरीदा तो वो आया 10 रुपीज़ का, ठीक है। उसके बाद पूरा एक पैकेट आता है उसका, जिसमें आई थिंक 20 या फिर 10 पीसेस होते हैं। तो अगर आप वो 20 पीसेस या 10 पीसेस वाला पूरा पैक खरीदेंगे तो उसमें आपको पर पीस जो है वो 8 रुपीज़ का पड़ेगा। ये मैं बात कर रही हूँ पर पैकेट की, पर पीस की। और यहाँ पे वो कितने का पड़ेगा? पर पीस पड़ेगा ₹8 का। तो ये जो ₹2 का डिस्काउंट हमें मिला है जब हमने एक की जगह 20 या फिर 10 पैकेट खरीदे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट यूजुअली एक डिस्काउंट होता भी नहीं है। सिर्फ जो सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेलर्स या फिर मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने प्राइस को मार्कअप कर देते हैं। मार्कअप यानी कि जो भी उनका लागत होती है उससे थोड़ा सा और ज़्यादा ऊपर, जितने का उन्हें सामान बेचना होता है उससे ज़्यादा पे वो क्या कर देते हैं, उसे मार्कअप कर देते हैं। जैसे इस बिस्किट का मार्कअप प्राइस कितना था? ₹10। उसके बाद जब हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदेंगे तो हम कहते हैं कि भाई हम थोड़े से कम रेट पे लगा देंगे। तो तब वो कितने का मिल गया? 8 का, जो इसका क्या था? एक्चुअल सेलिंग प्राइस था, राइट। तो जो ये ट्रेड डिस्काउंट होता है ये रखा इसलिए जाता है ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सके उन लोगों के बीच में जो सिर्फ एक यूनिट खरीदेंगे और जो मल्टीपल यूनिट्स खरीदेंगे, ताकि जो खरीदने वाला हो वो मल्टीपल यूनिट्स खरीदने की तरफ दे आर मोटिवेटेड टू बाय मल्टीपल यूनिट्स। तो मल्टीपल यूनिट्स की सेल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम एक का प्राइस अलग रखते हैं और जब हम क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं तो उसका प्राइस अलग कर देते हैं और इसे बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ये तो हो गया कंसेप्ट ट्रेड डिस्काउंट का, इसे हमें याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं कैश डिस्काउंट पर। जैसे कि इसमें नाम गिवन है कैश, ठीक है। जैसे कि इसमें नाम गिवन है कैश, इसका मतलब ये है कि इसका कुछ ना कुछ कैश से जरूर लेना देना है। लेट्स से ए ने बी को सामान दिया, ठीक है। ए ने बी को सामान दिया और लेट्स से ये सामान था 20,000 रुपए का, ठीक है। अब बी को 20,000 का सामान मिल गया लेकिन ए को भी पैसा नहीं मिला है। तो ए ने बी से कहा कि अगर आप 1 महीने के अंदर पैसा दे दोगे, अगर आप 1 महीने के अंदर पेमेंट कर दोगे तो 20,000 की जगह आपको सिर्फ 19,000 रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि मैं आपको कितने का डिस्काउंट दूंगा? 1,000 रुपए का डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। उसके बाद उसने कहा लेकिन अगर आपने 2 मंथ्स में पैसा दिया मुझे, 2 महीने बाद, 2 महीने के अंदर पैसा दिया, 1 महीने में नहीं 2 महीने में दिए पैसे, तो आपको 19,500 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब आपको कितने का डिस्काउंट मिलेगा? 500 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको फिर भी मिलेगा। लेकिन अगर आपने 2 मंथ से ज़्यादा का टाइम लिया तो आपको 20,000 रुपए ही देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको कितने देने पड़ेंगे? 20,000 रुपए ही देने पड़ेंगे। मतलब ए क्या कोशिश कर रहा है कि वो बी को मोटिवेट कर पाए कि वो अपनी पेमेंट जल्दी से जल्दी करे, राइट। अगर वो जल्दी से जल्दी पेमेंट करेगा तो उसे 20,000 की जगह 19,000 देना पड़ेगा। अगर फिर भी थोड़ा लेट हो जाता है लेकिन फिर भी कोशिश करता है तो 500 रुपये वो फिर भी बचा सकता है। तो इस तरीके से जो आपका सेलर होता है वो बायर को मोटिवेट करता है कि वो उसको प्रॉम्प्ट पेमेंट करे, कैश की पेमेंट जल्दी करे। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम बढ़ता जाएगा बेटा उतना ज़्यादा बैड डेट होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। बैड डेट यानी कि मैंने कल ही आपको बताया था जब कोई हमारा पैसा देने से मना कर देता है। अब बी ने अगर पैसा देने से मना कर दिया तो ए क्या करेगा? ए कुछ भी नहीं कर सकता उस कंडीशन में, राइट। तो ए का 20,000 का सामान जा चुका है तो वो क्या चाहेगा कि उसको नुकसान ना हो, उसको जितनी जल्दी पैसा मिल जाए उसके लिए उतना बेटर है। वो चाहेगा कि जल्द से जल्द उसका पैसा उसे मिल जाए। तो वो क्या करता है, ऐसे ऑफर्स देता है कि अगर इतने टाइम पीरियड में पैसा मिल गया तो मैं इतने का डिस्काउंट दूंगा, इतने में मिल गया तो इतने का डिस्काउंट दूंगा। इसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट, राइट। तो हमारे पास 2 तरीके के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट यूजुअली डिस्काउंट नहीं होता है। इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, हम बस एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि हाँ भाई एक सिंगल यूनिट का प्राइस थोड़ा ज़्यादा रखा है और मल्टीपल यूनिट्स का प्राइस कम रख दिया है। ये आपने हर जगह देखा होगा। एक छोटी बॉटल है उसका प्राइस ज़्यादा है, अगर आप एक बड़ी बॉटल लेंगे तो उसका प्राइस थोड़ा कम होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट को याद रख लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड, it is not recorded in books of accounts,
राइट, याद रखना है हमें ये, दैट ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये बात आपको याद रखनी है कि ये एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये हमेशा याद रखना है। और कैश डिस्काउंट के ऊपर लिख दीजिए इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। तो जो आपका ये होता है ट्रेड डिस्काउंट होता है, हम इसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और कैश डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अब देखते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि डिस्काउंट वैसे भी दो तरीके के होता है कि या तो आपको डिस्काउंट मिलेगा या आप डिस्काउंट देंगे। सो आइदर इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड और इट इज डिस्काउंट अलाउड। तो देख लेते हैं दोनों केसेस में इसकी एंट्री किस तरीके से होगी, हम इसे रिकॉर्ड किस तरीके से करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिस्काउंट रिसीव्ड की। अब डिस्काउंट रिसीव्ड याद रखिए, आपको डिस्काउंट तभी मिल सकता है जब आप सामान खरीदने जाएंगे, ठीक है। तो परचेजेस के टाइम पे हमें डिस्काउंट मिलता है। तो मैंने एक ट्रांजेक्शन लिखी है, ट्रांजेक्शन की डेट मैंने लिखी है 1 फरवरी 2023। गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹21,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 1,000 फ्रॉम राम, ठीक है। तो हमने किससे सामान खरीदा है, राम से खरीदा है। कितने का सामान खरीदा है हमने, 21,000 का सामान खरीदा है, और उस पर हमें ट्रेड डिस्काउंट कितने का मिला है, 1,000 का हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। पहली चीज़, हमने राम से सामान खरीदा, कहीं पे भी कैश गिवन है नहीं गिवन है, मतलब ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, ये है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। दूसरी चीज़, गुड्स की वैल्यू कितनी लिखी है हमने, 21,000, ठीक है। लेकिन मुझे ट्रेड डिस्काउंट कितने का मिला है, 1,000 का, तो मतलब मुझे सामान कितने का पड़ा होगा, मुझे सामान पड़ा होगा 20,000 रुपये का, ठीक है। तो मेरे लिए जो एंट्री होगी वो किसके हिसाब से होगी, 20,000 की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंटिंग में नहीं दिखाया जाता है, उसे डायरेक्टली हम लोग ओरिजिनल प्राइस में से माइनस कर देते हैं और फिर जो नई फिगर आती है उसके हिसाब से एंट्री करते हैं। तो ना हमें 21,000 से मतलब है, ना हमें 1,000 से मतलब है, हमें किस तरह से मतलब है, 20,000 से हमें मतलब है। उसके बाद गिवन है राम प्रॉमिस टू गिव अ डिस्काउंट ऑफ 10% इफ पेमेंट इज डन विद इन अ वीक। अब राम ने हमें कहा है कि भाई मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा अगर आपने विद इन अ वीक पेमेंट कर दी तो पहले तो देख लेते हैं कि भाई 1 फरवरी को क्या हुआ। सबसे पहली चीज़, हमने सामान खरीदा है, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पर मैं फिर से एक टेबल बना रही हूँ, ये टेबल मैं बार बार इसीलिए बनाती हूँ ताकि आपको रिवाइज होता रहे। अब एक्सपेंसेस कौन सी साइड पर होते हैं भाई, इस साइड पर होते हैं, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटी कौन सी साइड पर होती है भाई, इस साइड पर होती है, ठीक है। ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड, ओके। सबसे पहली चीज़, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि मैं सामान खरीद रही हूँ, तो वो कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो मैं क्या डेबिट करूँगी, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि मैंने राम को भी पैसे नहीं दिए हैं तो क्या क्रिएट हो रही है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो कहाँ जाती है, क्रेडिट साइड पर जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा टू राम अकाउंट, और अमाउंट याद रखिए कितना आएगा, 20,000 और 20,000, मतलब जो प्राइस था उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके हम डायरेक्टली अमाउंट जो है यहाँ पर लिख देंगे। ये बात याद रखनी है, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता है। हम कौन सी फिगर लेंगे, जो अमाउंट था उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट था वही लिखेंगे। सो दिस इज 20,000, दिस इज 20,000, और कहीं पर भी डिस्काउंट का जिक्र नहीं हुआ है बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इस वाली बात पर। अब लेट्स से 3 फरवरी को हमने पेमेंट कर दी, 3 फरवरी पेमेंट डन टू राम, ठीक है। अब हमने क्या किया, राम को पेमेंट कर दी। बहुत ध्यान से देखिएगा ये वाली ट्रांजेक्शन, ये बहुत ज़रूरी है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ये जो ट्रांजेक्शन है बहुत ज़रूरी है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ से ये हटा रही हूँ ताकि थोड़े एरिया क्रिएट हो जाए, ठीक है, ओके। अब ये तो हमें याद ही रहेगा कि क्या ट्रांजेक्शन है। हमने देखा है कि 3 फेब को हमने पेमेंट कर दी राम को, ठीक है। और राम ने हमसे क्या कहा था, भाई अगर 1 हफ्ते में पैसा दे दोगे तो कितने का डिस्काउंट दूंगा, 10% का डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। तो मतलब अब 3 फेब जो है वो विद इन 1 वीक आता है, तो ऑब्वियसली बात है हमें क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। उसने क्या कहा है कि पैसा दे दोगे तो मैं क्या दूंगा, डिस्काउंट दूंगा। तो ये कौन सा डिस्काउंट है, ये है कैश डिस्काउंट, इसे रिकॉर्ड करना जरूरी है। तो पहली चीज़ कैलकुलेशंस कर लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कैलकुलेशंस, ठीक है, कैलकुलेशंस, ओके। मुझे राम को देने कितने थे, राम को देने थे 20,000 रुपये, ठीक है। कितने पैसे देने थे मुझे राम को, 20,000 रुपये देने थे। 21,000 माइनस 1,000 वॉज 20,000। अब उसने मुझे कहा है कि भाई 10% का डिस्काउंट दूंगी, तो मैं एक्चुअल पैसा कितना दूंगी, 10% ऑफ 20,000 कितना हो जाएगा भाई, 2,000। कैसे आएगा, दिस ये कितना आ गया, 2,000, ठीक है। तो 20,000 माइनस 2,000 यानी कि मैं उसे कितना पैसा दूंगी, 18,000 रुपीज़ में उसे दूंगी, ठीक है। राम को कितना पैसा देना था, 20,000 रुपये देना था, लेकिन 2,000 रुपये का मुझे क्या मिला, डिस्काउंट मिला, और 18,000 रुपये मैं उसे दे दूँगी, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट्स हैं आपकी इस ट्रांजैक्शन के। अब समझ लेते हैं कि कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे पहली चीज़, 3 फरवरी को, जब मैं 3 फरवरी लिख रही हूँ, क्या हो रहा है,
एक लाइबिलिटी कम हो रही है। कौन सी लाइबिलिटी कम हो रही है? राम नाम की लाइबिलिटी जो है वो कम हो रही है, राइट। लाइबिलिटी जब कम होती है तो कहाँ जाती है? डेबिट में जाती है। तो मैंने यहाँ लिख दिया राम अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब राम की लाइबिलिटी कितने से कम हो रही है? मुझे राम को कितने पैसे देने थे? 20,000 रुपये देने थे। मैंने दिया 18,000 है, लेकिन लाइबिलिटी पूरे की कितने की खत्म हुई है? 20,000 की मेरी लाइबिलिटी खत्म हो गई है। नाउ पे स्पेशल एम्फेसिस ऑन दिस। अब दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने आपको ये कहा कि ये 25 रुपये का पेन है, ठीक है। आपने कहा कि मैं अभी पैसे नहीं दे सकता हूँ, मैं कल दे दूंगा, ठीक है। तो क्या हुआ? आपके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट होगी शॉपकीपर के नाम की, कितने की? 25 की। आप अगले दिन गए तो उन्होंने कहा कि 25 रुपये रहने दो, तुम्हारे लिए 20 रुपये का है। तो आपको कितने रुपए का डिस्काउंट मिला? 5 रुपये का डिस्काउंट मिला। आप कितने पैसे दोगे? 20 रुपये दोगे। तो कल तक आपको क्या लग रहा था कि आपकी लाइबिलिटी कितने की है? 25 रुपये की है, और लाइबिलिटी कितने पैसे देके खत्म हो गई? 20 रुपये देके 25 रुपये की लाइबिलिटी आपने खत्म कर दी है। तो लाइबिलिटी पूरे की कितने की खत्म हुई है? 25 रुपीज़ की। उसी तरीके से राम नाम की जो लाइबिलिटी थी वो कितने की थी? 20,000 की। वो पूरी 20,000 की लाइबिलिटी खत्म हो गई है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये आपने देखा होगा गेन्स या फिर इनकम लिखते हैं हम यहाँ पर। जो हमारे लिए मैंने पहले भी आपको बताया था, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए गेन होता है, राइट, हमारे लिए मुनाफा होता है। तो ये इंक्रीज होगा तो इसे क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है भाई। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है भाई। कितने का डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है? हमें हुआ है 2,000 रुपये का डिस्काउंट रिसीव। इसकी एंट्री हो गई, इसकी एंट्री हो गई, ठीक है। उसके बाद बाकी 18,000 रुपये तो मैंने दिए हैं। तो असेट, कौन सा असेट? कैश। कैश मैंने पे किया है, यानी कि कम होगा तो कौन सी साइड पर जाएगा? क्रेडिट साइड पर जाएगा। टू कैश अकाउंट, कितने का भाई? ये हो गया 18,000 का। कैश कितना दिया है? 18,000। डिस्काउंट कितना मिला है? 2,000। राम की कितनी लाइबिलिटी थी? 20,000। डेबिट कितना हुआ? 20,000। टोटल क्रेडिट कितना हो गया? 2,000 प्लस 18,000 इज 20,000। तो इस तरीके से ये हमारी ट्रांजैक्शन हुई है। राम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव टू कैश अकाउंट। तो राम का 20,000 की, राम नाम की जो लाइबिलिटी थी 20,000 रुपये की लाइबिलिटी, वो कैसे खत्म हुई है? 2,000 रुपये तो इसलिए खत्म हो गए क्योंकि मुझे डिस्काउंट मिला था, और बाकी 18,000 रुपये का मैंने क्या दिया है? कैश दिया है। तो इस तरीके से बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री होती है। पहले जो इसकी एंट्री थी वो क्या हुई थी? पहले एंट्री हुई थी परचेज टू राम अकाउंट, उसके बाद दूसरी एंट्री हुई है राम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव टू कैश अकाउंट। और पहले मैंने क्या चार्ज किया था? ट्रेड डिस्काउंट चार्ज किया था, लेकिन उसे रिकॉर्ड नहीं किया था। और फिर मैंने क्या चार्ज किया है? कैश डिस्काउंट चार्ज किया है। तो हमें हमेशा याद रखना है। अब देखो मैंने जो ये डिस्काउंट था 21,000 पे तो नहीं निकाला, कितने पे निकाला? 20,000 पे। मतलब ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर मैं क्या कैलकुलेट करूंगी? कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करूंगी। तो ये है कैलकुलेशंस किसके लिए? डिस्काउंट रिसीव के लिए। और इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं कुछ कैलकुलेशंस हमारे डिस्काउंट अलाउड के लिए। यहीं पे देख लेते हैं कि डिस्काउंट अलाउड की एंट्री कैसे होगी। चलिए यहाँ पे मैं रिसीव की जगह लिख देती हूँ अलाउड, ठीक है भाई। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए नुकसान होता है, पहले ही बता रही हूँ, ये हमारे लिए क्या होता है? नुकसान होता है। दूसरी चीज़, ये हमेशा किस पे होगा? जब आप सामान बेचोगे। याद रखना, डिस्काउंट मिलता तब है जब सामान खरीदते हैं, और देते तब है जब सामान बेचते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड, ओके। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सोल्ड गुड्स टू एस, ठीक है। अब मैं एस लिख रही हूँ, सोल्ड गुड्स टू एस ऑफ ₹55,000 फॉर ₹55,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5,000, ठीक है भाई। हमने कहा सोल्ड गुड्स टू एस फॉर ₹55,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5,000। भाई पहली बात हमें पता है हमें 55,000 लेना ही नहीं, हमें कितना लेना है? 55 माइनस 5 दैट इज 50,000। तो हमारी एंट्री किसके हिसाब से होगी? 50,000 के हिसाब से होगी। चलिए यहाँ पे मैं बना लेती हूँ। पहली चीज़ यहाँ पर आ गया मेरी इनकम। सेल्स क्या है? मेरी इनकम है, वो इंक्रीज होती है तो कहाँ जाती है? क्रेडिट में जाती है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? टू सेल्स, कितने की भाई? 50,000 की सेल्स हुई है, 55,000 माइनस 5,000, ओके। अब जो मैंने सामान बेचा उसमें मुझे कैश तो मिला नहीं है, लेकिन मेरे लिए क्या क्रिएट हुआ है? मेरे लिए ये शॉर्ट टर्म असेट क्रिएट हुआ है। एस क्या बन गया? मेरा असेट बन गया। ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो ये कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा। सो एस अकाउंट डेबिट बाय 50,000 टू सेल्स ऑफ ₹50,000। तो एंट्री में क्या बता रही है कि भाई एस नाम का एक मेरे पास क्या है? करंट एसेट है। क्यों है करंट एसेट? क्योंकि उसने मेरे कितने पैसे देने हैं? 50,000 रुपये देने हैं, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं डेटर्स। एस क्या बन गया? मेरा डेटर। अभी मैं फिर से एक बार लास्ट वीडियो में हमने ये वर्ड डिस्कस किया था, तो अगर आप लास्ट वीडियो नहीं देखिए पहले उसे देख लीजिए। तो एस क्या है? मेरा डेटर है 50,000, और यहाँ पर भी आ गया 50,000, ठीक है भाई। ये तो हो गया। अब लेट्स से मैंने इससे कहा कि भाई मेरे पैसे दे दो तो मैं आपको
अगेन लेट्स से 10% का डिस्काउंट दूंगी, ठीक है। अब मैंने उससे कहा कि भाई एक हफ्ते में पेमेंट कर दो तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगी, और उसने एक हफ्ते में पेमेंट कर दी, ठीक है। तो अब क्या होगा, पहले एस ने कितने पैसे देने हैं, 50,000 रुपीज़ देने हैं, ठीक है भाई। लेकिन एस देगा कितने पैसे, कैश आएगा कितना मेरे पास, चलिए देख लेते हैं। कैश आएगा मेरे पास 50,000 माइनस डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट होगा 10% ऑफ 50,000 विच इज़ 5,000। तो 5,000 क्या है मेरा डिस्काउंट है, 50,000 माइनस 5,000 हो जाएगा 45,000। मतलब कैश मिलेगा मुझे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कैश मिलेगा 45,000, डिस्काउंट अलाउ किया मैंने कितने का, 5,000 का, और एस नाम का असेट कितने का था, 50,000 का। तो अब हम देख लेते हैं इसकी ट्रांजेक्शन कैसे होगी, यहाँ पर देख लेते हैं। थोड़ा जगह का कंस्ट्रेंट है तो हम यहीं पे कोशिश करेंगे, और अगर आपने नोट डाउन नहीं किया था तो वीडियो को 2 सेकंड पहले कर लीजिए, उसे नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद आ जाइए, ठीक है। यहाँ पर है लॉस। चलिए सबसे पहली चीज़, लॉस। लॉस जब भी होता है तो वो कहाँ जाता है, डेबिट में जाता है। याद रखिए डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या है, लॉस है, तो इसे क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो पहली चीज़ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। भाई कितने का डिस्काउंट अलाउ किया मैंने, 5,000 का, ठीक है जी, ये तो हो गया। उसके बाद कैश भी रिसीव होगा हमें। अब वो मुझे कितना, एस मुझे कितना पैसा दे रहा है, 45,000 रुपीज़ दे रहा है। कैश रिसीव होगा तो कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आया मेरे पास, 45,000 का कैश आया है, राइट। लेकिन जो एस नाम का असेट था, जो मेरा एस नाम का असेट था, वो कितने का क्रिएट हुआ था बेटा, हुआ था 50,000 का क्रिएट, राइट। लेकिन वो पूरा का पूरा 50,000 का खत्म हो जा रहा है बाय गेटिंग रुपीज़ 45,000। तो ये असेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। कौन सा असेट कम हो रहा है, टू एस अकाउंट। कितने से कम हो रहा है, टोटल 50,000 से। तो क्रेडिट में कितना अमाउंट आ गया, 50,000, डेबिट में कितना आ गया, 45 प्लस 5,000। तो मतलब एस नाम का जो डेटर था जिसने मेरे 50,000 रुपये देने थे, उसने कैश दिया 45,000, मैंने उसे डिस्काउंट दिया 5,000, और इस तरीके से इसका अकाउंट क्या हो गया, बंद हो गया। ये वाला असेट मेरे लिए खत्म हो गया। अब इस डेटर को मेरे पैसे नहीं देने हैं, उसे 50,000 रुपये देने थे, लेकिन उसने 45,000 रुपीज़ देके अपना अकाउंट बंद करवा लिया, उसने अपने आप को डेटर की लिस्ट से हटा लिया। तो ये क्या हो गई, हमारी एंट्री हो गई किसके लिए, डिस्काउंट अलाउड के लिए, ठीक है। तो अब एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। पहली चीज़, पहले ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, उसके बाद बचे हुए अमाउंट पे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। पहली चीज़, कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब आपको एक कंडीशन दी गई हो कि भाई इतने टाइम में पैसा मिल जाएगा तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे 1 वीक की बात की थी, अगर दूसरे वीक में पैसा आता तो मुझे पूरा 50,000 रुपये मिलता, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये कि कैश डिस्काउंट, कोई कंडीशन गिवन होगी, वो कंडीशन पूरी होगी तभी कैश डिस्काउंट दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है। उसके बाद अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मुझे डिस्काउंट अलाउड की बात करनी है, डिस्काउंट रिसीव की बात करनी है, या फिर मुझे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की बात करनी है, ठीक है। आपको सबसे पहले लिखना है कि भाई डिस्काउंट जो है वो 2 तरीके के हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वी आर ऑन परचेज साइड और ऑन सेल साइड। तो सबसे पहले आपको कहना है भाई डिस्काउंट 2 टाइप का है, एक डिस्काउंट रिसीव और एक डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है दैट बोथ ऑफ देम कैन फर्दर बी ऑफ 2 टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव कैन ऑल्सो बी ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, एंड डिस्काउंट अलाउड कैन ऑल्सो बी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई कौन सा पर्सपेक्टिव बताना है, हमें सबको एक्सप्लेन कर देना है। और जैसे आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, हमेशा कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप टेबल्स बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट्स बनाएं, ताकि एग्जामिनर को आपको मार्क्स देने में आसानी हो, ठीक है। जहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है वहाँ पे चीज़ें बेटर समझ में आती हैं, हमें लगता है कि स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग अच्छी है सब्जेक्ट की, तो हम उसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स देते हैं। तो कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें। अब ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ज़बरदस्ती के डायग्राम्स डालिए, लेकिन जहाँ पे भी आप फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप किसी भी तरीके के टेबल यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे कोशिश करिए कि आप टेबल्स का इस्तेमाल करें, स्पेशली इन सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स। आई थिंक अगर अभी की वीडियो में मैं डायरेक्टली लेजर स्टार्ट कर दूँगी तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होगा। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जर्नल से लेजर की तरफ देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जर्नल पूरा खत्म हो गया और जर्नल की सारी एंट्रीज हमने देख ली हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक ट्रांजेक्शन का जर्नल भी देखेंगे और उसके साथ साथ उसका लेजर भी देखेंगे। और अगर आपको लेजर का मतलब नहीं पता, डोंट वरी, अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए कि लेजर सेकंड स्टेप होता है अकाउंटिंग के प्रोसेस में। पहला स्टेप जो है वो है आपका बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसे हम जर्नल बोलते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी दैट विल बी अबाउट योर लेजर, और हम उसके कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे कि कैसे हम जर्नल से लेजर की तरफ जाते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द वीडियो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि
एक एक टॉपिक एक एक वीडियो में रखा जाए ताकि आपको आसानी हो वीडियोस ढूंढने में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और अपने व्यूज़ आप बता सकते हैं कि कैसे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। और अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो आपको एंगेजमेंट बढ़ानी पड़ेगी। अगर मुझे एक सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ लाइक्स और नीचे शेयर्स मिलेंगे उसी के बाद मैं आपके साथ नोट्स शेयर करूँगी। और वो नोट्स ऐसे नहीं है जो आपको आसानी से कहीं पे मिल जाएंगे। दे आर मेड बाय मी एंड दे आर एग्जाम सेंट्रिक एंड दे विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू in your exams for scoring good marks. So until next time, I'll see you.